हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बीएससी पाठशाला। मैं नितेश मिश्रा। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ब्लॉक 2 का, ठीक है ना। और इग्नू का एक सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, और ये और अदर यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट ईयर का यही सिलेबस है। लॉज ऑफ मोशन का एक मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है ना। तो आओ सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या ये इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या मैकेनिक्स क्या होता है, फिर लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग, लेकिन अब थोड़ा सा उसके नेक्स्ट लेवल में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल में पढ़ना है तो अब देखते हैं कि कैसे पढ़। बेसिक तो आपको आना ज़रूरी है, तो फर्स्ट क्लास आपका क्या है, ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शन का है। और इसी के एप्लीकेशन आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोगों को सबसे पहला चैप्टर आप देख पा रहे हो आपके सिलेबस का, जो लोग इग्नू से पढ़ रहे होंगे फर्स्ट ईयर में उनको पता होगा कि ब्लॉक 2 क्या होता है, और BPHCT जो 131 उनका कोड है, सब्जेक्ट कोड। तो उससे रिलेटेड ये सिलेबस मैं लेके चल रहा हूँ, और इसी से मैं अदर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग भी सारे टॉपिक इसमें कवर करूँगा, ठीक है ना। तो आप लोग सभी लोग अपने अपने दोस्तों से, फ्रेंड से शेयर कर देना इस चीज़ को। और मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। आज का सबसे पहला टॉपिक हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है। पहला टॉपिक है क्या, मैकेनिक्स। ओके। तो मैकेनिक्स में देखिए हम लोग क्या देखने वाले हैं। मैकेनिक्स क्या होता है कि ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना। ये फिजिक्स का एक ब्रांच है। और इस ये क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास और मोशन, ठीक है। ये किसका रिलेशन होता है, मैकेनिक्स किसका रिलेशन होता है, आप याद रखना। मैकेनिक्स जो होता है, मैकेनिक्स जो होता है वो किसका रिलेशन है, फोर्स, मास, मास और मोशन, है ना। और हालांकि ये तीनों इंटरलिंक होते हैं, ठीक है ना। फोर्स, मास और मोशन, ये तीनों के तीनों आपस में इंटरलिंक होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, उनकी बातें करता हूँ। ये अगर एम मास का ब्लॉक है, आप देखो फर्स्ट डायग्राम को देखो, ये मेरा फर्स्ट डायग्राम है, दिस इज सेकेंड और दिस इज थर्ड। इन तीनों के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि मैकेनिक्स कैसे वर्क करता है और कैसे रिलेशन है ना, हाउ टू रिलेट फोर्स, मास और मोशन। तो आप देख पा रहे हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ओके। ये क्या है, स्ट्रिंग। ध्यान से समझना, मैं आराम आराम से पढ़ा चलूँगा। स्ट्रिंग है ये, जो स्ट्रिंग में आप लगा रहे हो, एफ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना। एफ फोर्स आपने अप्लाई किया। जैसे ही आपने इस स्ट्रिंग को एफ फोर्स अप्लाई किया, सारे स्ट्रिंग में क्या हुआ, टेंशन डेवलप हो गया, ठीक है ना। क्या डेवलप हुआ, टेंशन। टेंशन किसके वजह से आया, देखिए इस मास के वजह से। ये क्या है, मास। इस मास के वजह से, मास क्या है, ये ग्रेविटी के द्वारा इस पे वेट लग रहा है, इस वेट के कारण इस पे टेंशन डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। तो फोर्स और मास, मास फोर्स का रिलेशन आपने देख लिया। और देखो मोशन कैसे देखेंगे, तो अगर मान लो मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट किधर की तरफ एक्सेलरेट करेगी, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे फोर्स यहाँ पर देख लिया आपने, मास यहाँ देख लिया आपने, और एक्सेलरेशन किस में होगी, ऑब्जेक्ट में। अगर ऑब्जेक्ट किसी चीज़ को, आपने देखा होगा कुएं से बाल्टी को खींचते हुए, तो रस्सी से जब कोई मैन अगर खींचता है तो आप बाल्टी किधर की तरफ मोशन करती है, ऊपर की तरफ, ठीक है। और फोर्स लगा के आप खींचते हो तो फोर्स, मास भी आ गया, ठीक है। और एक्सेलरेट कर रही है ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, तो उसे हम बोलते हैं मोशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखो, अगर मान लो mg फोर्स लगाया कहीं से, और m मास के ऑब्जेक्ट है, अगर नीचे की तरफ फेंक रहे हो तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। f क्या है, वेट। वेट ऑल्सो अ फोर्स। वेट क्या है, एक फोर्स ही है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसमें अप्लाई हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे वेट, वेट क्या है, mg, ठीक है, मास के वजह से। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए आप, एक बार मैग्नेट है, दो बार मैग्नेट लिए गए, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल। तो बार मैग्नेट में क्या है, बार मैग्नेट में भी मास है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे आप जानते हो कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि लाइक पोल लाइक पोल रिपेल इच अदर, और अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर। अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर। इसका मतलब क्या है कि अगर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोल होंगे तो एक दूसरे से क्या होंगे, आकर्षित होंगे।
और अगर दोनों के दोनों पोल अगर एक ही टाइप के होंगे, जैसे नॉर्थ नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या हो रहा है देख रहे हो आप, या इस एरो को देखो, दोनों एरो क्या हो रहा है, एक दूसरे को रिपल्सन शो कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्या, मैकेनिक्स के बेस्ट पार्ट हो गए, मतलब कैसे रिलेट कर रहे हैं फोर्स मास एक दूसरे से, वो बता दिया मैंने। नेक्स्ट देखिए कि मैकेनिक्स दो प्रकार के बांटे गए, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक डायनेमिक्स। ठीक है, होता है कि स्टैटिक्स भी होता है, तो स्टैटिक्स में रेस्ट पोजीशन में होता है, पोजीशन अकॉर्डिंग टू पोजीशन। अब यहाँ देखो कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स वो होता है, ये एक मैकेनिक्स का पार्ट है। और याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसमें किसी भी फोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, किसी भी फोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ऐसी चीज़ों को बोलते हैं काइनेमेटिक्स। जैसे आपने पढ़ा है, मोशन का इक्वेशन पढ़ा है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये सारे इन सारे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो आगे ज़रा देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे आगे, इन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे काइनेमेटिक्स से रिलेटेड होंगे। और डायनेमिक सिस्टम वो होता है जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं डायनेमिक। तो देखो सेम इसके उल्टा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन तो करेगा, एक्सेलरेट तो होगा, बट इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट करेगा, ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट पे आइए, अब आ जाते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ, मैं जल्दी जल्दी चलूँगा क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो जल्दी से जल्दी आपको इसको कवर करूँगा मैं, ठीक है ना। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, मैं आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा, कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क ना करे, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ, और इस पोजीशन को, जो इस टेंडेंसी को ही बोलते हैं इनर्शिया। इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में, और रेस्ट में है तो रेस्ट में, तो इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। और इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ को लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, याद रहेगा, लॉज ऑफ इनर्शिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए जरा लॉज ऑफ इनर्शिया कौन से लॉ को बोलते हैं न्यूटन के, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बोला जाता है क्या, लॉज ऑफ इनर्शिया, लॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो अब देख पा रहे हो यहाँ पे इनर्शिया का पोजीशन है, तो ये इनर्शिया का इफेक्ट देखने को, राइडिंग बस, अब ब्रेक लगा सडनली किधर झुक जाए, ये सभी एग्जांपल्स हैं, आगे भी देखते हैं। तो आगे देखिए एग्जांपल कुछ, आप देख पा रहे हो कि ब्रेक लगाने के बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है कि अभी ये क्या है, मोशन में है, तो ये भी मोशन में है, और वैन भी मोशन में है, तो इसलिए ये स्ट्रेट बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेगा तो अब देखो मोशन, व्हीकल्स का मोशन किधर हो रहा था, व्हीकल्स का मोशन इधर, ठीक है, हो तो रहा था इधर, लेकिन जैसे ही सडनली ब्रेक, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक ब्रेक जैसे ही अप्लाई किया, अब इसके मोशन किधर हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में, और इसीलिए ये जब बैठा हुआ इंसान है ये किधर की तरफ, आगे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। सेम एग्जांपल एक यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए कि अगर रनिंग करता हुआ आ रहा है, इसके पैर के मूवमेंट देखिए, पैर के मूवमेंट ऐसे है ना, और इस मूवमेंट जैसे ही ये पैर रिटार्ड किया, रोक दिया यहाँ पे जंप करने के लिए, जब यहाँ पे ये पैर को अपने रोकता है, ठीक है ना, तो यहाँ से वो फोर्स लगाता है, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। जंप लेने के लिए आप रोकते हो पैर को, तो आप मोशन को अपोज कर दिए, तो इस टेंडेंसी में आपको इनर्शिया इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, आपको नेक्स्ट स्लाइड ये रहा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये बताया गया है कि व्हाट इज इनर्शिया। एनर्जी आपको मैंने अभी फर्स्ट लॉ में ही बताया कि इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन स्टे इन मोशन ऑफ एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट अनलेस द फोर्स कॉज द स्पीड और डायरेक्शन टू बी चेंज। याद रखना कि ये पोजीशन देख रही है, ये इनर्शिया है, ये या तो ये क्या है, ये देख रहे हो स्टेट पोजीशन में, इस टेंडेंसी को ही बोलते हैं इनर्शिया। ये मोशन में है तो मोशन, बस के साथ मोशन में है, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट भी मोशन में है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बस चलती हुई बस में अगर बैठ गए हो और बस की मोशन अगर ये है, तो आपका भी मोशन इसी डायरेक्शन में होगा। जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगा तो आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है ना। तो इनर्शिया इफेक्ट यहाँ पर भी वो एग्जाम्पल देख ले। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है कि किसी की रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना,
उसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद रखना, किसी के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, सीन कर रहे हो, जैसे मान लो मैं ट्रेन में बैठा हूँ और बाहर की खिड़कियों से बाहर देखता हूँ तो आपको लगता है कि पेड़ चल रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है ऐसा। वो क्या है, वो रेस्ट में है और आप क्या हो, मोशन में हो, तो आपको ऐसा नहीं देगा, तो उसे बोलते हैं क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे अपन लोग पढ़ेगा क्या, तो देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार के, इनर्शियल, इनर्शियल, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, एंड नॉन इनर्शियल, ठीक है ना, नॉन इनर्शियल। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या, इनर्शियल क्या होता है। इनर्शियल, इनर्शियल का सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, इनर्शियल का सबसे पहला पॉइंट क्या है। इनर्शियल में सबसे पहला पॉइंट ये लिखा गया है कि इनर्शियल फ्रेम, एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ ओबे द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शियल फ्रेम हमेशा याद रखना कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को ओबे करता है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ओबे नहीं करता है तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सेकेंड पॉइंट बोला गया है क्या, कि सेकेंड पॉइंट में देखो, सेकेंड पॉइंट से एक मैथमेटिकल टर्म्स में मैं बताऊंगा, ज़रा ध्यान से समझना। बोला क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट और मूव एट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इसमें देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब इनिशियल फाइनल आपका सेम होगा, और ये किसके बराबर होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, बताओ, है ना। और आप जानते हो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है, तो एक्सेलरेशन वी माइनस टी होता है, तो जरा बताओ वी और यू बराबर हो गए तो मैं लिख सकता हूँ क्या, वी माइनस वी अपन में टी, तो ये कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो अपन में टी। तो आप देख पा रहे हो कि एक्सेलरेशन क्या हुआ, जीरो। तो याद रखना, इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, हमेशा जीरो, जीरो एक्सेलरेशन वाले फ्रेम होते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, एनी फ्रेम, अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, वो रेस्ट में खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा है, तो अगर, और एक्सेल किसको ऑब्जर्व कर रहा है, फॉर एग्जांपल कि एक बस यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है और एक वह कोई उस बस को देख रहा है खड़े होकर, तो आप याद रखना कि वो बस यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो भी इनर्शियल फ्रेम है, तो ये भी तो खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है ना। अगर वही बंदा चलते चलते वो ऑब्जर्व करे तो याद रखना, तो जो ऑब्जर्वर है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा, क्योंकि अगर वो चलते चलते ही ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। लेकिन वही अगर रेस्ट से खड़े होकर के अगर उस बस को ऑब्जर्व करता है तो दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली क्या होंगे, इनर्शियल फ्रेम कहलाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, इनर्शियल फ्रेम है एट मोर रेस्ट और मोशन रिलेटेड टू इनर्शियल फ्रेम इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। अगर मान लो यहाँ पे देखिए, ये एक तीन प्रकार के हैं, एक सी, ए और बी। ए बी बस में बैठे हुए और ये वी वेलोसिटी से कार्ट आगे की तरफ जा रही है। ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीन पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ए बी सी का रिलेशन आपको बताना है कि इसमें इनर्शियल फ्रेम कौन सा है। आप ये बताओ, ए और बी ये रेस्ट में है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये रेस्ट में है, ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में, ठीक है। और ये है यूनिफॉर्म मोशन जिसकी स्पीड कितनी है, वी। तो आप बताओ कि बस के अंदर बैठा हुआ ए और बी, ये क्या है, ए एंड बी मोशन में है, तो ए और बी क्या कहलाएंगे, इनर्शियल फ्रेम कहलाएंगे, आई एफ। और जो बाहर ऑब्जर्वर है, अगर ये चलता तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता, बट ये क्या है, रेस्ट में, मैंने पहले बोल दिया है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए बी एंड सी सभी क्या है, इनर्शियल फ्रेम है, सभी क्या है, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। मैंने क्या एक कंडीशन लगाया कि अब मैं आप एक कंडीशन बताता हूँ कि ये देखिए, अब ये है क्या, ये मोशन में है, ये भी वी वेलोसिटी के मोशन में है, अलग वेलोसिटी के, और अंदर बैठा हुआ भी इंसान बी और सी क्या है, वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम, और ये कहलाएंगे क्या, इनर्शियल फ्रेम। क्यों, क्योंकि वो तो यूनिफॉर्म मोशन में पहले से भी चल रहा है, तो ये इनर्शियल फ्रेम और ये क्या हो जाएंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पेपर में बहुत कंफ्यूज करेगा ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सम नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अपॉन द सिस्टम एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। यहाँ पे देख पा रहे हो, मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है
मैथमेटिकल इक्वेशन आपको यहाँ पे क्या कर रखा है बताइए, हमने मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे लिख रखा है। तो ज़रा देखिएगा मैथमेटिकल इक्वेशन में, देखो मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए तो एफ क्या है आपका फोर्स है और एम क्या है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पे देखा वहाँ से लिखा है, जो स्टेटमेंट ने लिखा है उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है कि ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है, तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा जब फोर्स बढ़ेगा, ठीक है ना। और एक यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है कि ए इज इक्वल टू 1/m, ए इज इक्वल टू क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। डैट मीन्स एक्सेलरेशन तभी बढ़ेगा जब मास कम होगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, इसके बाद का एक एग्जांपल से समझते हैं आपको। देखो यहाँ पे रॉकेट, एक यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देखिए एक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे देख रहे हो एक में क्या है, आप ज़रा ध्यान से गौर कीजिएगा कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती है, क्या कि ये ऑब्जेक्ट को अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे देखो कितने ऑब्जेक्ट हैं, ये देख रहे हो एक बॉक्स रखा है, इसमें कितने बॉक्स रखे हैं 6। अब मैं आपसे पूछूंगा, मान लो एक बॉक्स, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मास ऑफ वन ब्लॉक इज 1 kg, क्लियर। तो 1 kg है और मीन कांस्टेंट, और ये दोनों सेम है और सेम फोर्स लगा रहे हैं, मान लो 10 न्यूटन का, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो अब जरा बताइएगा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, एफ अपॉन में, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला न्यूटन लॉ से मैं यहाँ पे निकालता हूँ, एफ इज इक्वल टू एम ए निकालना है तो एम किधर आ जाएगा नीचे, एफ इज इक्वल टू एफ बाई ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। ये हो गया आपका क्या, न्यूटन। अब मैं इसी इक्वेशन पे यहाँ पे निकालता हूँ, इसी पे मैं आपको यहाँ पे निकालता हूँ। तो ज़रा देखना कि मैंने एक एज्यूम किया है, बस देखना गौर से देखना आप लोग। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, फोर्स कितना है 10 न्यूटन, और नीचे मास कितना है, इस पर एक मास है। तो ये बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे अगर मैं निकालूँ ए इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मास कितना, तो इसमें कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस, और 6 बॉक्सेस, एक बॉक्स 1 kg का है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 kg। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, है ना। तो ये कितना आ गया 5/3, अगर 3 से कट करें तो 1.66 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ज़रा देख पा रहे हो कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो गई, इसकी एक्सेलरेशन जिसमें ज़्यादा वेट है, आप देख पा रहे हो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो आपको इतना जज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो, एफ अगर कांस्टेंट हो तो आप याद रखना कि एक्सेलरेशन जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, और जिसमें मास कम उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा, ठीक है ना, वाइस वर्सा। ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, यानी हल्की सिंपल सी बात है कि अगर हल्की चीज़ें हैं तो उसको ज़्यादा आप आसानी से धक्का देके उसे मोशन में ला सकते हो, ठीक है। और हैवी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन कम रहता है। एक एग्जांपल यहाँ पर भी है। तो अब मुझे अब जल्दी से बताओ कि मान लिया मैंने कि ये मेरा पहला 1 एक्सपेरिमेंट और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2। आप मुझे ये बताओ देख करके कि किसका एक्सेलरेशन। तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कि मास जो है जो कैपिटल बड़ा मास है, ये मास छोटे मास से बड़ा है। तो अब जिसका मास बड़ा तो उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा, और जिसका मास कम एक्सेलरेशन कम, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन किसका कम होगा, तो मैं बोलूँगा सर एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड इज़ लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट। क्यों, क्योंकि मास ऑफ 2 इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ 1। तो कंपैरिजन करने के लिए भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, तो बता दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आप नेक्स्ट में देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप नोट कर लेना, एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे सबसे पहले सेकंड लॉ पूछा जाएगा तो आप याद रखना। और सेकंड लॉ में कभी भी आपको मोमेंटम की बात की जाए, मोमेंटम क्या होता है, m/v/t, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, mv/t। तो जहाँ स्ट्राइकिंग की बात की जाएगी वो भी सेकंड लॉ का एग्जाम्पल है।
अगर किसी धक्का लगाने की बात की जाए तो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाने पे ही आपको क्या होता है, हैवी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल कर सकते हैं, पुशिंग पुलिंग इफेक्ट जहाँ भी आएगा। किसी चीज़ को फेंकने की बात हो तो हैवी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो हैवी धीरे से फेंकोगे यानी उसमें एक्सेलेरेशन कम होगा, है ना। अगर हल्की चीज़ों को फेंकते हो तो उसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा होता है, दूर तक फेंक सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एग्जांपल। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँगा, और वेक्टर कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, जो मैंने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाया है 1 और 2 से, ठीक है। दोनों के दोनों वीडियो आपके क्या होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको ये पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी दे दूंगा मैं, ठीक है ना। तो आप लोग ज़रूर देखना वेक्टर का कॉन्सेप्ट, और अब शेयर भी कर देना, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन वेक्टर, अब ये जो मास है याद रखना, ये 5 केजी मास का है, क्या 5 केजी मास का कोई ऑब्जेक्ट है, और 10 न्यूटन वाई डायरेक्शन में लग रहा है, और इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए वाई, और इसको मान लेता हूँ एक्स। तो आप बोलोगे, तो मैं पहले फोर्स निकाल लेता हूँ फिर एक्सेलरेशन भी बताता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 20 न्यूटन, और एफ वाई कितना है, 10 न्यूटन। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, मैंने बोला वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो एफ एक्स लिखूंगा तो एफ एक्स को क्या लिखते हैं, आई कैप, और यूनिट वेक्टर फॉर्म एफ वाई को क्या लिखेंगे, 10 जे कैप। और मैंने आपको बताया था कि अगर नेट फोर्स निकालना हो तो उसका मॉडुलस निकालते हैं, तो मॉडुलस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर वेक्टर एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वेक्टर एफ वाई का स्क्वायर। तो मैं इसको लिखता हूँ, देखो 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी होगी, रूट अंडर 10 20 400 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर ये 500 हो जाएगी। 500 को आप क्या ऐसे लिख सकते हो, 5 इंटू 100, 100 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 10, और अंदर बच जाएगा, सॉरी अंदर क्या बचेगा, रूट 5। तो ये आपका फाइनल रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट फोर्स कितना आया बताइए, 5, इतना न्यूटन आपका रिजल्टेंट फोर्स आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ऐसे करके निकालोगे, ना कि आप दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना था, मास का यूज नहीं हुआ, मास का यूज कहाँ होगा, अब देखिए मास का यूज, तो मास का यूज़ करते समय मैं यहाँ पे निकालता हूँ अब एक्सेलेरेशन। तो सेम जैसे मैंने फोर्स निकाला एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में, तो उसी तरीके से मैं एक्सेलेरेशन का भी एक एक्सप्रेशन बनाऊंगा। क्या लिखूंगा बताओ, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम, और ये एक्स है तो आई कैप लगाएंगे, प्लस एफ बाई एम वाई लगाएंगे, और ये हो जाएगा जे कैप। तो अब मुझे ये बताओ एफ एक्स बाई एम कितना होगा, एफ एक्स 20। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एफ एक्स अगर 20/5 निकालूंगा तो ये 4 आ जाएगा, क्या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा इसके कारण। और यहाँ पे मैं अगर करूँ तो 10/5 निकालूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन। तो एक्स के डायरेक्शन में 4 आई कैप आ प्लस 2 जे कैप। तो मैं रिजल्टेंट भी बताऊँ तो मॉडुलस ऑफ ए निकालूंगा तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना बताओ, 4 4 या 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 20 रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, तो आपको हो जाएगा 2√5, 2√5 एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो 2√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको आंसर कितना आया ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ पे आंसर सेपरेटली लिख देता हूँ, आप लोग ट्राई करना, ठीक है ना। और इस चीज़ को वेरीफाई करना, मैं इसको रफ नहीं करूँगा। इसका आंसर है, आंसर क्या, अगर मैं एक्सेलेरेशन की बात करूँ तो 2√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो ये कितना आएगा 10√5 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है राइट। तो आइए ज़रा नेक्स्ट पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ज़रा फोर्स पे बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये क्या दे रखा है कि ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है, पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, और इसका गिवन लिखते हैं। गिवन है कि मास ऑफ एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट है जिसका मास कितना है, मास दे रखा है 45,000 kg,
ठीक है। और नेक्स्ट दे रखा है क्या, इट इज़ फ्लाइंग एट द स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 960 किलोमीटर पर आवर्स। 960 किलोमीटर पर आवर्स को बदलने के लिए हम मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे बताओ। किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, उसको किससे आपको याद होगा तो मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर्स, तो ये हो जाएगा 5/18, ठीक है ना, 5/18। तो ये हो गया आपका क्या, इतना मीटर पर सेकंड। यू की वैल्यू भी हमने मीटर पर सेकंड में ले लिया। आगे बढ़ते हैं। एयरक्राफ्ट, द वेट ऑफ एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू एयर लिफ्ट, द पायलट इंक्रीज द थ्रस्ट टू इंजन। तो यहाँ पे फोर्स गिवन कितना है बताइए, 90,000 न्यूटन, इतना न्यूटन। सपोज द ड्रैग फोर्स 20 सेकेंड, टाइम कितना दे रखा है 20 सेकेंड। बोला कि ये 20 सेकेंड तक थ्रस्ट को अप्लाई किया, तो बोला कि व्हाट इज द स्पीड, सॉरी यहाँ पे स्पीड लिखा, व्हाट इज द स्पीड, फाइनल वेलोसिटी पूछा है, स्पीड इंक्रीज बाय द थ्रस्ट एट दैट इंस्टेंट। मतलब आपसे क्या पूछा गया है, v की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हम ये बताइए, मोशन के इक्वेशन को आप, काइनेमेटिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। आप ये बताओ v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी है 96 अप इंटू 5/18 प्लस a की वैल्यू क्या, a की जगह पे मैं f/m लिख सकता हूँ क्या, बोलिए f/m और इंटू टी। अब मैं देखो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करता हूँ, तो यहाँ पे आता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे कि v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 960 इंटू 5/18 प्लस f की वैल्यू कितनी है 90,000 और डिवाइडेड बाई 45,000 और इनटू टाइम कितना है जी 20। तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, है ना। तो ये कितना आ जाएगा v इज इक्वल टू, अच्छा ये भी कटने वाला है क्या, 3 के टेबल से, 3 से कितने बार में 6 टाइम्स में, 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 320, ठीक है ना। अब देखो ये कितना आया 320 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 6, अब प्लस 2 2 जा 4, 40 आ गया। तो अब ये क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो या कट कर सकते हो। कट अभी कट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, कुछ छोटा हो सकता है, 2 से 2 3 जा 6, 2 से कट जाएगा 160। तो ऊपर v की वैल्यू कितनी आ गई 16 5 जा 80, 800 और एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस 120 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा v की वैल्यू, v की वैल्यू आ जाएगी 800, 800 और 900, 920 अपॉन में 3, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 0, 3 6 जा 18 और ये बच जाएगा 3 6 जा 18, ये 6 इतना मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आंसर आया हमारा। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी आई। अगर फाइनल वेलोसिटी बोला कितना इंक्रीज कर गया, है ना, तो आप इंक्रीज कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल से चेंज निकाल लोगे वेलोसिटी का। ठीक है, ये हमारा मीटर पर सेकंड में आपका क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। तो मीटर पर सेकंड में इसको निकाल लोगे, तो अगर आपको इंक्रीज निकालने को बोला गया है तो आप याद रखना डेल्टा वी निकाल ही सकते हो। डेल्टा वी क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, ये निकाल लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप आंसर निकाल लेना इसका कि कितना आंसर यहाँ पे फाइनली। तो हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल लिया। अब मुझे बोलेगा चेंज पूछा है कि इंक्रीज कितना हुआ है, यानी आपसे डेल्टा वी पूछा है, तो डेल्टा वी आप निकाल सकते हो। वी मैंने निकाल दिया है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से मीटर पर सेकंड में निकालना और सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज की रही क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में आपको स्टार्ट करूँगा एप्लीकेशन इसके, और भी इसके क्वेश्चन कराएंगे आपको। ठीक है ना, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको शेयर कीजिए अपने अपने दोस्तों को, और जो लोग आपके कॉलेज के स्टूडेंट दोस्त हैं उनको भी शेयर करें। ठीक है, और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना। ठीक है ना, अगर लेक्चर पसंद आए तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, क्योंकि यही मोटिवेशन है हमारे लिए। और लाइक ज़रूर करें आप। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।